नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय सर आपका स्वागत करते हैं अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी चैनल पर। तो आज की क्लास बच्चों आपके हर्षवर्धन के विषय में है और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे वर्धन वंश की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे इस अन्य राजाओं ने वर्धन वंश को आगे ले गए और ख़ास तौर से इसमें हम देखेंगे हर्षवर्धन की उपलब्धियों को। ठीक है, क्योंकि माना जाता है कि हर्षवर्धन जो है उत्तर भारत का अंतिम हिंदू शासक था जो कम से कम समस्त उत्तर भारत को केंद्रीकृत सत्ता के रूप में बनाए रखा, एक राजनीतिक एकता को मजबूत किए रखा। लेकिन इसके बाद देखा जाता है कि उत्तर भारत में राजनीतिक विखंडन दिखाई देता है और कहीं न कहीं यह राजनीतिक विखंडन जो है विदेशी आक्रमण का एक कारण भी बना। तो हर्ष की उपलब्धियों को डिनाई नहीं किया जा सकता और कहीं न कहीं हर्ष एक इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी भी है, एक महत्वपूर्ण राजाओं में गिना जाता है। उसकी राजनीतिक उपलब्धियों में हमें कहीं न कहीं अशोक और समुद्रगुप्त की नीतियों का झलक दिखता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हर्ष इम्पोर्टेंट बनता है। तो इसी उद्देश्य से हमने आज आपकी क्लास में हर्ष को डिस्कस करने का निर्णय लिया है। तो सभी लोग तैयार हो जाइए, जितने भी हैं हमारे स्टूडेंट। ठीक है, फटाफट बच्चों रेडी हो जाइए जो है, और लिंक को शेयर कर दीजिए जो है बच्चों, लाइक एंड शेयर करिए फटाफट जो है। लाइक एंड शेयर करते रहिए जो है आप लोग। वेरी गुड। चलिए नवीन जी, चलिए बच्चों थोड़ा सा हम आपके लिए चर्चा करना चाहेंगे कि आपको जैसा भी हम आपको बताना चाहेंगे बच्चों का, अभी हमारी क्लास जो है मॉडर्न हिस्ट्री की एक कंप्लीट कोर्स जो है मॉडर्न हिस्ट्री का स्टार्ट हुआ है प्लस चैनल पर, और ये 15 जून से स्टार्ट है कोर्स। इसकी टाइमिंग 4 बजे रखी गई है और ये कंप्लीट कोर्स है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो जो बच्चे सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं वो फटाफट सब्सक्रिप्शन ले लें, इसका लाभ लें जो है क्लास से जुड़कर। सब्सक्रिप्शन को कैसे लेना है उसके बारे में थोड़ा सा हम आपको डिस्कस कर दें। अपने मोबाइल में प्ले स्टोर ऐप डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर से ऐप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है आपको, और ऐप डाउनलोड करने के बाद आप क्लास से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर क्या फैसिलिटीज़ अनअकैडमी की तरफ से आपको मिलेगी इसको देख लीजिए। हमारी लाइव क्लासेस होंगी बच्चों, हम आपके एकदम सामने होंगे, हम और एक दूसरे के सामने होकर क्लास को अटेंड करेंगे। क्लास जो भी क्लासें आपकी होती जाएंगी उससे रिलेटेड आपकी टेस्ट सीरीज अरेंज की जाएगी। ठीक, फिर आपकी 3 क्लास के बाद जो 4th क्लास होगी वो आपकी डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, यानी जो भी आपने 3 दिन में पढ़ा है उसको क्लियर कर सकते हैं। कोई डाउट है आप टीचर से पूछ सकते हैं, एजुकेटर से। ठीक है, तो यहाँ पर ये सुविधाएं आपको दी जाएंगी बच्चों। आपको कैसे सब्सक्रिप्शन लेना है उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। आप फर्स्ट स्टेप में अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद उसको आपको इंस्टॉल करना है अपने मोबाइल में, और इंस्टॉल करने के बाद बच्चों सबसे पहले आपको अनअकैडमी प्लस पे जाना है। प्लस पे जाने के बाद जो है, प्लस पे जाने के बाद बच्चों आपके सामने जो है आपका कोर्स जो है दिखाई देगा, यानी किस कोर्स में आपको सब्सक्रिप्शन लेना है वो आपको चुनाव करना है। यहाँ पर यूपीएससी सीएससी को आपको सेलेक्ट करना है। देन आपको जो है गेट सब्सक्रिप्शन पे जाना है। गेट सब्सक्रिप्शन पे जाने के बाद आपके जितने भी सब्सक्रिप्शन हैं वो ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर 1 ईयर 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन सबसे बेटर माना जाता है। अगर आप इसमें सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो एक लंबे समय तक एक प्रॉपर वे में आपकी प्रिपरेशन हो सकती है। तो यहाँ पर आपको इन सब्सक्रिप्शन का चुनाव करना चाहिए बच्चों। अगर इसमें फीस का डिडक्शन आपको करना है, क्योंकि यहाँ जो 1 ईयर की फ़ी है वो 44,000 है और 2 ईयर की 64,000 है। इसमें अगर आपको डिस्काउंट चाहिए और हमसे अगर आपको जुड़ना है तो ये हमारा SKY लाइव, ये हमारा रेफरल कोड है जिसका उपयोग करके आप हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, और इसका उपयोग करने पर आपको 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। तो रेफरल कोड का यूज करना न भूलें बच्चों, क्योंकि 10% डिस्काउंट के साथ आपको हमसे जुड़ने का अवसर मिलेगा। और आपको ईमानदारी से आपको मैं बताऊं कि अगर आप जुड़ते हैं तो जो भी आपने अपने लाइफ में माने गोल जो आपने तय किया है यूपीएससी को लेकर, उसको पूरा करने में हमारा पूरा समर्थन, पूरा सहयोग रहेगा बच्चों। तो फटाफट जो है सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। क्लास स्टार्ट हो चुकी है 15 जून से, टाइमिंग उसकी 4 बजे है। उसमें आपको रेफरल कोड यूज करना न भूलिएगा। रेफरल कोड है SKY लाइव, ये हमारा रेफरल कोड है बच्चों। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, रेफरल कोड याद रखिएगा इसको। तो आज की क्लास है वर्धन वंश पे। कहा जाता है कि गुप्तों के पतन के बाद, गुप्त राजवंश के पतन के बाद बच्चों वर्धन वंश ही एकमात्र ऐसा वंश था जिसने उत्तर भारत को एकीकृत रूप से बनाए रखा। यानी गुप्त राजवंश के पतन के बाद वर्धन वंश ही एकमात्र ऐसा राजवंश है जिसने समस्त उत्तर भारत में एक केंद्रीकृत राजनैतिक सत्ता की स्थापना किया। ठीक है, लेकिन वर्धन वंश का इतिहास जो है वो बहुत ही
माने कहीं न कहीं जो है अप्रत्याशित है, या ये कहिए कि वर्धन वंश के इतिहास की एक संपूर्ण जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं इतिहासकारों के समक्ष, क्योंकि इस राजवंश के बहुत सारे ऐसे राजा हैं जिन्होंने सामंती दौर में या सामंतों की तरह जो है शासन का संचालन किया है। केवल कुछ राजा ऐसे हैं, जैसे प्रभाकर वर्धन की बात की जाए या हर्षवर्धन की बात की जाए, तो यही एक दो राजा ऐसे हैं जिनका राजनीतिक नेतृत्व या राजनीतिक उपलब्धियां हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। ठीक है, फिर भी जो जानकारी हमें वर्धन वंश के विषय में उपलब्ध है हम वो जानकारी आपको जरूर देंगे बच्चों। तो सभी लोग तैयार हो जाइए। तो आज हमारी जो क्लास है वो है वर्धन वंश पर। ठीक है, कौन सा वंश? वर्धन वंश। वर्धन वंश, ठीक। इसे हम पुष्यभूति वंश भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पुष्यभूति वंश। इसे बच्चों एक वंश और एक अन्य नाम भी इसे दिया गया है और वह नाम है पुष्यभूति वंश। ठीक है, तो इसका एक नाम और है बच्चों पुष्यभूति वंश। इसे दो नामों से हम संबोधित करते हैं। ठीक है, चलिए लाइक एंड शेयर करते रहिए आप लोग, जो है लाइक एंड शेयर करते रहिए बच्चों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है क्लियर? बच्चों हमारी आवाज़ पहुंच रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए ठीक है। देखिए, तो जिस वर्धन वंश को आप पढ़ने चल रहे हैं बच्चों, इस वर्धन वंश का इतिहास जो है कैसे जाना जाता है या किस बेस पर हम इसके इतिहास को जानते हैं या इसके जानकारी का स्रोत क्या है। सबसे पहले हम किसी भी चीज़ को जब प्रारंभ करते हैं या जिस राजवंश की जानकारी आप करने चल रहे हैं, इसके बारे में स्रोत क्या है, यानी किन माध्यमों से आप इस वंश के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो वर्धन वंश के विषय में जानकारी के लिए, यानी जिनको आप स्रोत कहते हैं, ठीक है, यानी रिसोर्सेस क्या है, तो हमारे पास पुरातात्विक स्रोत हैं। कौन कौन से स्रोत हैं बच्चों? पुरातात्विक स्रोत यानी आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेस, पुरातात्विक स्रोत है। मुद्रा है, पुरातात्विक स्रोत, मुद्रा और विदेशी विवरण। यानी वर्धन वंश के विषय में जानकारी के लिए हमारे पास ये तीनों स्रोत उपलब्ध हैं। ठीक है, तीनों स्रोत उपलब्ध हैं बच्चों। इसमें आप साहित्य भी जोड़ सकते हैं। मुद्रा को आप पुरातात्विक स्रोत में रखिए, यहाँ पर आप लिटरेचर लिखिए, साहित्य। ठीक है, देखिए, तो पुरातात्विक स्रोत की अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि हर्ष के दो अभिलेख हैं जो बेहद महत्वपूर्ण हैं। इन स्क्रिप्ट के द्वारा, हर्ष की जो स्क्रिप्ट है बच्चों, अभिलेख, वो बेहद इंपॉर्टेंट है। और दो अभिलेख हैं, एक वंशखेड़ा अभिलेख, वंशखेड़ा अभिलेख जो उत्तर प्रदेश के शाहजहां जिले में है, शाहजहांपुर में है। ये यूपी के शाहजहांपुर जिले में पड़ता है बच्चों, यूपी के शाहजहांपुर जिले में ये है। ठीक है, और जो दूसरा अभिलेख है हर्ष का, वो है मधुबन अभिलेख। कौन सा अभिलेख? मधुबन अभिलेख। और ये मधुबन अभिलेख जो है ये यूपी के मऊ जिले में है, यूपी के मऊ जिले में है ये। ठीक है, तो दो स्क्रिप्ट हैं जिनके द्वारा हमें वर्धन वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। और पुरातात्विक स्रोत में ही दूसरा स्रोत है मुद्रा। मुद्रा कहाँ कहाँ से मिली है? तो मुद्रा बच्चों जो हर्ष की मिली है वो है नालंदा से, नालंदा से मिली है। सोनीपत से मिली है बच्चों, ये हरियाणा में है सोनीपत, और नालंदा आपको पता बिहार में है। और तीसरा फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद। ये तीन स्थानों से हर्ष की मुद्राएं पाई गई हैं और इन मुद्राओं के आधार पर भी हर्ष के विषय में हमें जानकारी या वर्धन वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती। तो पुरातात्विक स्रोत में हमारे पास दो रिसोर्सेज हैं जानकारी के लिए, एक अभिलेख अशोक हर्ष के और दूसरी मुद्रा। ठीक है, तो ये दो माध्यम हो गए। और अगर साहित्य की बात हम करें तो आर्य मंजुश्री मूलकल्प, आर्य मंजुश्री मूलकल्प, आर्य मंजुश्री मूलकल्प से हमें जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, इसमें बच्चों एक अभिलेख और आप शामिल कर सकते हैं और वो अभिलेख है ऐहोल अभिलेख। कौन सा अभिलेख? ऐहोल अभिलेख,
यह अभिलेख हर्ष का नहीं है बच्चों, हर्ष के ही समकालीन एक चालुक्य शासक थे बादामी के, जिनका नाम था पुलकेशिन द्वितीय। तो पुलकेशिन द्वितीय की स्क्रिप्ट है जो नर्मदा के दक्षिण में शासन करता था। तो इसी में हर्ष और पुलकेशिन के युद्ध का उल्लेख है। तो ये भी वर्धन वंश के विषय में जानकारी हमें देता है। तो ये 3 स्क्रिप्ट हैं। साहित्य की जहाँ तक बात है तो साहित्य में बच्चों सबसे पहला आर्य मंजूश्री मूलकल्प है, फिर बाणभट्ट की हर्षचरित है, बाणभट्ट की हर्षचरित है, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। और विदेशी यात्रियों को अगर देखें तो विदेशी यात्री में सबसे फेमस है आपका वेनसांग। वेनसांग बहुत डिटेल में जानकारी देता है हमें वर्धन वंश के बारे में। लेकिन इसके अतिरिक्त जो है इत्सिग, इत्सिग भी हमें वर्धन वंश के विषय में जानकारी देता है। जबकि इत्सिग जो है किसी राज्य या किसी राजा के अधीन अपना जीवन नहीं बिताया है, यानी किसी राजा के अधीन वो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी वह वर्धन वंश के विषय में उल्लेख करता है। कहा जाता है कि इत्सिग के बाद भी बच्चों एक और यात्री आया था चीन से, जिसका नाम है मात्वालीन, जिसका नाम है मात्वालीन। कहा जाता है मात्वालीन का एक ग्रंथ है जिसका नाम है सेकिया फैगची, सेकिया फैगची। इसको मैं यहां लिख देता हूं। मात्वालीन का ग्रंथ है मात्वालीन की किताब का नाम है सेकिया फैगची, सेकिया फैगची, ये किताब का नाम है बच्चों। देखिए ये जो है ये बुक है किसकी, मात्वालीन की। तो ये 3 विदेशी यात्री हैं जो हमें हर्ष के विषय में जानकारी देते हैं, ठीक है। तो ये 3 आपके विदेशी यात्री हो गए जिनके द्वारा लिखे गए साहित्य, जैसे वेनसांग की शियुकी है, ठीक, और इत्सिग के द्वारा जो पांडुलिपियों का अनुवाद किया गया है उनसे जानकारी मिलती है। मात्वालीन से हमें इसके ग्रंथ से किया, ये बीच में हाइफन है, ठीक है, से किया फैंगची, इस ग्रंथ से, ये मात्वालीन का ग्रंथ है जिससे हमें हर्ष के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो ये रिसोर्स हैं जिसके आधार पर आप वर्धन वंश को पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। तो वर्धन वंश यानी जिस वंश को आप पढ़ने जा रहे हैं उस वंश के विषय में आपको जानकारी इन्हीं स्रोतों से प्राप्त होती है। ये रिसोर्सेज हैं जिनसे हम वर्धन वंश को पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अब वर्धन वंश को हम देखते हैं। लेकिन हमारा जहां तक मानना है बच्चों कि इसमें एक साहित्य है जो बेहद इंपॉर्टेंट है, वो है हर्षचरित। तो हर्षचरित की थोड़ी सी चर्चा हम कर देते हैं, फिर उसके बाद जो है वर्धन वंश की शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसके विषय में जानना आपके लिए जरूरी है। तो हर्षचरित को हम डिस्कस कर लेते हैं एज अ लिटरेचर, ठीक, फिर उसके बाद हम वर्धन वंश की शुरुआत करते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है ना आप लोगों को बच्चों, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? देखिए अपनी संख्या को आप लोग कम से कम 50 के ऊपर रखिए, बहुत कम संख्या बच्चों, आपकी बहुत कम संख्या है। अब देखिए आप लोगों को कम से कम जो है लाइक एंड शेयर करते रहिए ताकि बाकी लोग भी क्लास से जुड़ सकें। लाइक एंड शेयर करते रहिए बच्चों जो है। चलिए तो अब देखिए हम शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा आपको डिस्कस कर देते हैं बाणभट्ट की हर्षचरित के विषय में। हर्षचरित, हर्ष माने हर्ष होता है, चरित माने जीवन, ठीक है। तो इसका लेखक कौन है बच्चों? बाणभट्ट। इसका लेखक कौन है? बाणभट्ट। बाणभट्ट भी क्या है? एक ब्राह्मण है जो शैव धर्मावलंबी है। किस धर्म को मानने वाला बच्चों? शैव धर्म को मानने वाला है। ये शैव धर्म में विश्वास रखता है बाणभट्ट, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक बार कालिदास को लेके पूछा गया है प्रश्न कि कालिदास किस धर्म को स्वीकार करता था, तो कालिदास भी शैव धर्मावलंबी था और यहाँ पर जो है बाणभट्ट भी शैव धर्मावलंबी था, ठीक। कहा जाता है कि बाणभट्ट जो है ये कन्नौज का रहने वाला था बच्चों, लेकिन कन्नौज को यहाँ पर कान्यकुब्ज कहा गया है। कन्नौज को यहाँ पर क्या नाम दिया गया है? कान्यकुब्ज नाम दिया गया है।
कहा जाता है कि कान्यकुब्ज में ही एक गांव है जिसका नाम है प्रीतिकूट। कान्यकुब्ज में एक गांव है जिसका नाम है, इसके गांव का नाम है प्रीतिकूट। इसी प्रीतिकूट में ये पैदा हुए थे। ये इनका जन्मस्थल है, किसका? बाणभट्ट का। इनकी माता का नाम बच्चों, इनकी माता का नाम है राजदेवी। इनकी माता का नाम क्या है? राजदेवी। पिता का नाम पता नहीं है, ठीक है। तो माता का नाम प्राप्त होता है और इनकी माँ का नाम है राजदेवी। कहा जाता है कि इन्होंने ब्राह्मण धर्म के ही एक व्यक्ति थे जो इन्होंने अपना गुरु बनाया। इनके गुरु का नाम था बच्चों मूर्चु। इनके गुरु हुआ करते थे, इनके गुरु थे, गुरु इनके क्या थे? मूर्चु। मूर्चु इनके क्या थे? गुरु थे, ठीक है। तो बाणभट्ट का जो जन्म हुआ है, कहा जाता है कि बाणभट्ट जो है बचपन में बहुत ही आवारा प्रवृत्ति के थे, बेवजह ऐसे घूमा करते थे। माने इनकी जो फ्रेंड सर्किल, जो मित्र मंडली थी, वो भी बेहद आवारा थी। इनके जीवन का बहुत सारा भाग जो है, एक बहुत लंबा समय जो है पूरे आवारापन में ही व्यतीत हो गया। जैसे अगर आप कहें तो हम इनकी तुलना कालिदास या अंगुलीमान से तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इतना जरूर कहते हैं कि इन्होंने अपने जीवन का महत्व बहुत बाद में समझा। बात समझ रहे नहीं? कहा जाता है कि हर्ष से जो है इनकी मुलाकात अचिरावती नदी के तट पर हुई। हर्ष से इनकी मुलाकात कहाँ होती है? हर्ष से इनकी मुलाकात होती है बच्चों अचिरावती। अचिरावती नदी है राप्ती नदी। हर्ष से इनकी मुलाकात होती है कहाँ पर? अचिरावती नदी के तट पर। अचिरावती नदी को हम राप्ती नदी कहते हैं। इसी नदी के तट पर, अचिरावती नदी के तट पर हर्ष से मुलाकात होती है, ठीक है। हर्ष से मुलाकात होती है, लेकिन कहा जाता है कि हर्ष इनसे मिलने के बाद खुशी नहीं होता है, क्योंकि इनकी जो प्रवृत्ति थी, इनका जो चरित्र था, वो किसी भी तरह से अच्छा नहीं था। तो हर्ष की नज़रों में जो इनका फर्स्ट इंप्रेशन था बच्चों, वो बहुत ही गंदा था, ठीक है। हर्ष इनको देखना भी नहीं चाहता था। लेकिन कहा जाता है कि समय के साथ जो है बाणभट्ट ने अपनी जीवन शैली में सुधार किया और एक ऐसा समय आया जब बाणभट्ट गए तो अचिरावती नदी पर हर्ष से इनकी क्या होती है? मुलाकात होती है। कहा जाता है कि बाणभट्ट एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने जीवन में बहुत ऐसी बुरी संगतों में अपना समय व्यतीत किया था। कहा जाता है कि चाहे वो माने क्रिमिनल टाइप के इनके मित्र थे, आवारा प्रवृत्ति के मित्र थे, नैतिक चरित्र जिनका गंदा था, या ये कह सकते हैं कि ऐसे लोगों के साथ इनके जीवन का एक लंबा समय गुजरा था जो किसी भी मामले में समाज के अनुकूल नहीं माना जा सकता, ठीक है। लेकिन व्यक्ति में परिवर्तन हुआ और परिवर्तन बाणभट्ट में भी हुआ। और बाणभट्ट में जब परिवर्तन हुआ तो इन्होंने क्या किया? हर्ष का राजाश्रय ग्रहण किया और हर्ष का राजाश्रय ग्रहण करने के बाद इनके जीवन में सुधार दिखाई देता है। तो कहा जाता है कि जो रचना इन्होंने किया है बच्चों हर्षचरित, ये रचना जो इन्होंने किया है यह इन्होंने अपने भाइयों के कहने पर किया था। कहा जाता है कि इनके भाइयों ने जिद किया कि आप हर्ष के बारे में बताइए। तो हर्ष के विषय में बताने के लिए जो कहानी उन्होंने व्यक्त किया वही क्या है? हर्षचरित है, ठीक है। तो हर्षचरित जो है आप कह सकते हैं कि ये हिंदी में लिखा गया प्रथम जीवन चरित भी माना जाता है। ये प्रथम क्या है? प्रथम जीवन चरित है, यानी प्रथम ऐसा ग्रंथ है जिसमें किसी की जीवनी लिखी गई है। ये प्रथम जीवन चरित है, ठीक है, यानी फर्स्ट जीवन चरित, यानी ऐसा साहित्य जो पहली क्या है? जीवनी है। लेकिन अगर हम हर्षचरित की बात करें तो इसमें दो भाग हैं बच्चों, ठीक है। ओवरऑल अगर कहा जाए तो हर्षचरित में कुल कितने अध्याय हैं? हर्षचरित में कुल जो है 8 अध्याय हैं। इसको उच्छावास कहा जाता है। इसमें कुल कितने अध्याय हैं? 8। इसको उच्छावास कहा गया है, यानी 8 उच्छावास है। और इसमें से जो पहले 3 उच्छावास हैं, यानी प्रथम 3 अध्याय जो हैं, यानी प्रथम 3 उच्छावासों में, प्रथम 3 उच्छावास यानी जो प्रथम 3 उच्छावास हैं, यानी प्रथम 3 जो अध्याय हैं, उसमें जो है हर्षचरित की बाणभट्ट की आत्मकथा है। उसमें क्या है? बाणभट्ट की आत्मकथा है। बाणभट्ट की क्या है? आत्मकथा है। और अगले जो 5 अध्याय हैं, ये अगले जो 5 अध्याय हैं, इनमें जो है
वह वर्धन वंश के विषय में यानी हर्ष के विषय में बताता है। जो अगले माफ करिएगा, अगले जो 5 अध्याय हैं इसमें हर्ष की जीवनी है। इसमें क्या है? हर्ष की जीवनी है। अगले जो 5 अध्याय हैं ये क्या है? हर्ष की जीवनी है। लेकिन इस जीवनी को बनाने के क्रम में अन्य राजाओं के नामों का उल्लेख भी आता है, यानी हर्ष के पिता, दादा, उन राजाओं के नाम भी यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा कि जो हर्षचरित है इसमें 2 चीज़ें हैं, एक आत्मकथा भी है और एक जीवन चरित भी है। जीवन चरित के दृष्टि से ये पहला ग्रंथ माना जाता है। ठीक, लेकिन अगर इस तरह से कहा जाए कि कोई ऐसा ग्रंथ बताइए जो आत्मकथा और जीवन चरित दोनों को व्यक्त करता हो, तो ऐसे मामलों में भी हर्षचरित पहला है। ठीक, ये ऐसा ग्रंथ है जो आत्मकथा और जीवन चरित दोनों को व्यक्त करता है। और आत्मकथा और जीवन चरित में आपको अंतर पता होना चाहिए, क्योंकि आप कक्षा हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा कि संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा, लेखा चित्र, इन सारी चीज़ों में क्या अंतर होता है, वहाँ पर आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह जो ग्रंथ इन्होंने लिखा है बच्चों, उस ग्रंथ के विषय में अगर बात की जाए तो कहा जाता है कि बाणभट्ट जो जानकारी हमें देता है अपने ग्रंथ के माध्यम से, वह जानकारी शुरू होती है प्रभाकर वर्धन से, जबकि वर्धन वंश की जो वंशावली है वह नरवर्धन से शुरू होती है। यानी कहने का मतलब है कि पुरातात्विक स्रोत जो हमें वंशावली देते हैं, यानी वंशखेड़ा अभिलेख या जो मधुबन अभिलेख हर्ष का है, उन अभिलेखों में जो वंशावली मिलती है वो नरवर्धन से शुरू होती है। यानी पुष्यभूति जो जिसने इस वंश की स्थापना किया था, उसके बाद नरवर्धन आता है, फिर राज्यवर्धन आता है, फिर आदित्यवर्धन आता है, फिर प्रभाकर वर्धन आता है, फिर जो है राज्यवर्धन द्वितीय और हर्षवर्धन आते हैं। लेकिन जो बाणभट्ट की हर्षचरित है उसमें जो वंशावली दी गई है वो हमें प्रभाकर वर्धन से यानी हर्ष के पिता से शुरू होती हुई दिखाई देती। तो ये थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, इस मामले में हमें अंतर दिखता है कि मात्र यह एक ऐसा ग्रंथ है बाणभट्ट की हर्षचरित जो हमें क्या करती है, वर्धन वंश में प्रभाकर वर्धन से इतिहास को बताती है। ठीक है, तो वो चीज़ें भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी पहले हम बात कर लें इनसे, बाणभट्ट से। तो आइए बाणभट्ट के बारे में जहाँ तक बात करनी है, तो बाणभट्ट जो है हर्ष के दरबार में रहता था। इसकी पुस्तकें कौन कौन सी हैं? इसकी पुस्तक कौन कौन सी है बच्चों? तो इसकी पुस्तक में सबसे फेमस आपकी हर्षचरित है, हर्षचरित सबसे फेमस है। इसके बाद दूसरी किताब भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है कादंबरी। कादंबरी ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और तीसरी है चंडी शतक। चंडी शतक, ये 3 ग्रंथ हैं बच्चों किसके? बाणभट्ट के। और जिसके दरबार में ये रहते थे, यानी हर्ष के दरबार में रहते थे, तो हर्ष भी विद्वान व्यक्ति था। आपको जहाँ तक याद होगा कि हर्ष ने भी 3 नाटक लिखे थे। हर्ष के 3 नाटक थे, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। ये 3 नाटक थे किसके बच्चों? हर्ष के। प्रियदर्शिका, ये 3 नाटक थे। ठीक है, अब देखिए हमें इससे मतलब नहीं है, ये एज फॉर नॉलेज हमने आपको डिस्कस कर दिया। हमें मतलब है किससे? बाणभट्ट से। अब देखिए बाणभट्ट में भी किससे? हर्षचरित से। क्योंकि हर्षचरित से मतलब हमको इसलिए है क्योंकि इस साहित्य से हमें वर्धन वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक, तो हम डिस्कस किस पर करेंगे? हर्षचरित पर। तो चलिए हर्षचरित के बारे में बात करते हैं। कहा जाता है बच्चों कि जहाँ तक बात हर्षचरित की है, तो हर्षचरित ग्रंथ पर इसका अंग्रेजी अनुवाद कहा जाता है कि कावेल एवं थॉमस के द्वारा किया गया। ये जो हर्षचरित ग्रंथ है, हर्षचरित, इसका अंग्रेजी अनुवाद थॉमस एवं कैवल एवं थॉमस के द्वारा किया गया। कैवल एवं थॉमस के द्वारा इसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि इस हर्षचरित पर टीका मतलब होता है बच्चों भाष्य। टीका मतलब क्या होता है? भाष्य यानी व्याख्या। तो भाष्य लिखने वाले कौन थे? महान प्रकांड विद्वान शंकराचार्य थे। उन्होंने इस पर भाष्य लिखा था हर्षचरित पर।
जो आने वाले समय में कभी भी पूछा जा सकता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसको अपने दिमाग में आप लोग पूरी तरह से बैठा लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है बच्चों, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कहा जाता है कि भारत में प्रथम जीवन चरित्र है जिसकी चर्चा हमने आपसे कर दिया, इसका अंग्रेजी अनुवाद बता दिया गया आपको, और इस पर टीका किसने लिखी उसकी चर्चा भी हो गई, ठीक। तो 8 उच्छावासों में है ये, 3 जो प्रथम 3 अध्याय या उच्छावास है जिसमें उसमें बाणभट्ट की आत्मकथा है, और अगले जो 5 अध्याय हैं उसमें जो है हर्ष की जीवन चरित्र है, यानी हर्ष की जीवनी दी गई है, ठीक। और मुझे उम्मीद है कि इतना पर्याप्त है। अब हम आगे बढ़ते हैं वर्धन वंश पर, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब वर्धन वंश को देखते हैं। वर्धन वंश के विषय में क्या जानकारी है, या वर्धन वंश के विषय में, या जिस समय वर्धन वंश की सत्ता आई उस समय राजनीतिक स्थिति क्या है, जरा उसको भी देख लेते हैं मैप के माध्यम से। आइए, पहले मैप अच्छा बाद में बनाते हैं, पहले हम वर्धन वंश को देखते हैं। पहले वर्धन वंश को देखिए बच्चों, वर्धन वंश, ठीक। इसे हम पुष्यभूति वंश भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, पुष्यभूति वंश। इसे हम पुष्यभूति वंश कहते हैं। कहा जाता है कि पुष्यभूति नामक एक सामंत ने श्रीकंठ नामक जनपद में, अब ये देखिए श्रीकंठ जनपद है कहाँ, कहा जाता है कि पुष्यभूति नामक एक व्यक्ति ने श्रीकंठ नामक जनपद, अब ये श्रीकंठ क्या है, एक जनपद है बच्चों। श्रीकंठ क्या है, ये एक जनपद है, और ये जनपद कहाँ है, वर्तमान जो है वर्तमान पंजाब एवं हरियाणा का थोड़ा सा क्षेत्र इसमें शामिल था उस समय, ठीक है। पंजाब और हरियाणा ले सकते हैं आप, जो है पंजाब और हरियाणा, ठीक, ये क्षेत्र शामिल था। लेकिन जब श्रीकंठ की बात आती है तो पंजाब और हरियाणा दोनों शामिल होते हैं। कहा जाता है आगे चलकर बच्चों, तो कहा जाता है कि थानेश्वर भी इसी श्रीकंठ जनपद का क्या था, अंग था। इसी श्रीकंठ जनपद का अंग था क्या, थानेश्वर, ठीक। तो कहने का मतलब है कि जो थानेश्वर आगे चलकर कैपिटल बना, राजधानी बना, वह थानेश्वर इसी श्रीकंठ जनपद का क्या है, एक भाग है, एक पार्ट है, ठीक। कहा जाता है कि वर्धन वंश में पुष्यभूति ने श्रीकंठ क्षेत्र में अपनी सत्ता की, यानी पुष्यभूति वंश की क्या किया, स्थापना किया। लेकिन दुर्भाग्य है कि यह जो है एक स्वतंत्र शासक नहीं था, एक स्वतंत्र शासक नहीं था, ठीक है। इसलिए नहीं था क्योंकि जो इसकी टाइटल मिली है बच्चों वो महाराज की है। क्या टाइटल है इसकी, महाराज। और महाराज जो टाइटल होती है वो सामंत की होती है। लेकिन हाँ, इतना जरूर पता चलता है कि यह एक स्वतंत्र प्रवृत्ति प्रस्तुत करने लगा था, एक स्वतंत्र चरित्र अपना दिखाने लगा था, ठीक। इसी वजह से इसको जो है इस वंश का संस्थापक माना जाता है। लेकिन अब देखिए, जो वंशावली मिलती है हमें वंशखेड़ा अभिलेख के द्वारा, या जो है मधुबन अभिलेख में जो वंशावलियां मिली हैं, उन वंशावलियों में जो पहला नाम आता है वो है नरवर्धन का, वो है बच्चों नरवर्धन का। और कहा जाता है कि नरवर्धन ने ही थानेश्वर को क्या बनाया, राजधानी बनाया। यानी पुष्यभूत ने थानेश्वर को राजधानी नहीं बनाया था, तो राजधानी थानेश्वर को बनाया किसने, नरवर्धन ने। लेकिन नरवर्धन का इस पुष्यभूत से यानी जो इस पुष्यभूत वंश का संस्थापक था, पुष्यभूत वंश का जो संस्थापक है, इस पुष्यभूत से नरवर्धन का क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, यह हमें पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। यानी ये जानकारी नहीं प्राप्त हो पाती है कि इस नरवर्धन का संबंध जो है इस पुष्यभूत से किस तरीके का था, ठीक है। लेकिन जो वंशावली मिली है उसमें आप देखेंगे तो नरवर्धन के बाद जो है बच्चों, जो वंशावली हमें मिलती है उस वंशावली में नरवर्धन के बाद जो है आपका राज्यवर्धन प्रथम है, राज्यवर्धन के बाद आदित्यवर्धन,
राज्यवर्धन के बाद जो है आदित्यवर्धन, और आदित्यवर्धन के बाद जो है प्रभाकरवर्धन, प्रभाकरवर्धन, आदित्यवर्धन के बाद प्रभाकरवर्धन, प्रभाकरवर्धन के बाद जो है राज्यवर्धन प्रथम, प्रभाकरवर्धन के बाद बच्चों राज्यवर्धन प्रथम, सॉरी द्वितीय, राज्यवर्धन द्वितीय, क्योंकि प्रथम यहाँ है, प्रथम ये है, और राज्यवर्धन के बाद जो है हर्षवर्धन, ठीक, हर्षवर्धन। अब देखिए सबके नाम में वर्धन जुड़ा हुआ है, और वर्धन नाम का जो प्रारंभ है वो कहाँ से हो रहा है, नरवर्धन से हो रहा है। इसीलिए माना जाता है कि वास्तविक राजा की वंशावली जो है वो नरवर्धन से ही शुरू होती है, ठीक। नरवर्धन और पुष्यभूत के बीच जो है एक राजनैतिक अंतराल रहा होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो संबंध है वो स्पष्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि वर्धन वंश का जो क्रम हुआ शुरू, वह जो क्रम प्रारंभ हो रहा है वो नरवर्धन से प्रारंभ हो रहा है, न कि पुष्यभूत से शुरू हो रहा है। तो इन दोनों के बीच जो है एक जो जानकारी का अभाव है, उससे ये नहीं पता चल पाया कि वास्तव में पुष्यभूत नरवर्धन का क्या लगता है, ठीक है। तो ये एक तथ्य यहाँ पर उभर कर आता है बच्चों। रही बात राजवंश की, यानी स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि चाहे वो नरवर्धन रहे, चाहे वो राज्यवर्धन हो, चाहे वो आदित्यवर्धन हो, ये तीनों के तीनों क्या थे बच्चों, सामंत थे। ये तीनों के तीनों क्या हैं, सामंत हैं। इसे वर्धन वंश का वास्तविक जो संस्थापक है वो है किसको, प्रभाकर वर्धन को। प्रभाकर वर्धन को हम बच्चों वास्तविक संस्थापक मानते हैं, और वास्तविक संस्थापक मानने का जो हमारे पास बेस है, जो आधार है, वो ये है कि इनकी जो टाइटल है वो महाराजाधिराज पाई गई है। महाराजाधिराज इनकी क्या है, टाइटल है। और महाराजाधिराज जो उपाधि होती है वह हमेशा स्वतंत्र शासकों की रही है, क्योंकि इसके पहले भी आपने गुप्त वंशावली में या गुप्तों के समय आपने देखा है कि महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाले जो भी शासक थे उनको एक स्वतंत्र शासक के रूप में स्वीकार किया गया है, ठीक। अच्छा, दूसरी चीज ये बच्चों कि नरवर्धन, राज्यवर्धन और प्रभाकर वर्धन, सॉरी नरवर्धन, राज्यवर्धन और आदित्यवर्धन, इनकी पत्नियों के नाम अगर आपको जानना है तो ये भी आप जान सकते हैं कि इनकी पत्नियों के नाम क्या थे। लेकिन सॉरी, इनको बताने से पहले एक चीज और आपको बता दें। एक स्टेटमेंट आता है आर्य मंजूश्री मूलकल्प नामक ग्रंथ में, जिसमें यह कहा गया है कि पुष्यभूत जो इस वंश का संस्थापक माना गया है, यानी ये पुष्यभूत, इनके विषय में कहा गया है कि भैरवाचार्य इनके गुरु हुआ करते थे। इनके गुरु कौन थे, भैरवाचार्य इनके गुरु थे बच्चों, भैरवाचार्य। कहा जाता है कि इन्होंने एक भविष्यवाणी किया था कि तुम जो है एक बड़े साम्राज्य के संस्थापक बनोगे। तो इस आधार पर कुछ इतिहासकार इस वंशावली का प्रारंभ जो है पुष्यभूत से मानते हैं, लेकिन फिर वही बात आके समस्या उत्पन्न कर देती है कि इसके बीच का जो लिंक है वो हमें पता नहीं चल पाया है, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिए भैरवाचार्य गुरु थे किसके, पुष्यभूत के। लेकिन मैं बात कर रहा था बच्चों आपके, मैं बात कर रहा था नरवर्धन, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन की पत्नियों के, क्योंकि देखिए ये प्रश्न तो कई बार आया है, ये सीरीज ऊपर नीचे कर देता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में एग्जाम में दिया गया है और क्रम मिलाने को पूछा है, तो इसको ध्यान रखिएगा। हाँ, मैं एक चीज आपको और बता देता हूं कि इनकी पत्नियों के क्या नाम थे। तो देखिए कहा जाता है जो नरवर्धन है बच्चों, नरवर्धन की पत्नी का नाम, या इधर लिख देते हैं एक साथ, इनकी जो पत्नियों के नाम है उसको नोट कर लीजिए आप लोग जो है। नरवर्धन, इनकी पत्नी का नाम है वज्रिका देवी, वज्रिका देवी इनकी पत्नी का नाम था बच्चों। और दूसरे जो हैं राज्यवर्धन, राज्यवर्धन की पत्नी का नाम था, देखिए नरवर्धन और वज्रिका देवी से पैदा हुआ था राज्यवर्धन, और राज्यवर्धन का विवाह हुआ था अप्सरा देवी से, अप्सरा देवी। और इन दोनों से पैदा हुआ था कौन, आदित्यवर्धन। कौन पैदा हुआ, आदित्यवर्धन।
आदित्यवर्धन का विवाह हुआ महासेन गुप्ता से। अब देखिए ये महासेन गुप्ता बच्चों ये गुप्त वंश से थी और यहाँ पर वैवाहिक संबंधों के माध्यम से कहीं न कहीं गुप्तों से इनके संबंध क्या हुए, स्थापित हुए। इनका संबंध गुप्त वंश से था। इनका संबंध किस वंश से है बच्चों? गुप्त वंश से। ठीक है। आदित्यवर्धन के बाद इनकी संतान थे प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन और प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम था यशोमती। इनकी पत्नी का नाम था यशोमती। और जहां तक आपको पता है कि प्रभाकर वर्धन के मरने के बाद यशोमती क्या थी? सती हो गई थी। यशोमती क्या थी? सती हुई थी। ठीक है। और सती होने का जो प्रमाण है वो हमें यहाँ से दिखाई देता है। प्रभाकर वर्धन की 3 संतानें थी बच्चों। इनकी 3 संतानें थी। पहला आपका राज्यवर्धन, द्वितीय चूंकि ये फर्स्ट है, और हर्षवर्धन और इनकी बहन राजश्री। ये 3 संतानें प्रभाकर वर्धन और यशोमती से उत्पन्न हुई थी। ठीक है। तो कहा जाता है कि वर्धन वंश की जो शुरुआत है वो होता है कहाँ से? प्रभाकर वर्धन से। और यहीं से वास्तविक रूप से वर्धन वंश का प्रारंभ होता है, क्योंकि यही जो है वर्धन वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक। तो चलिए हम यहीं से शुरुआत करते हैं और वर्धन वंश में प्रभाकर वर्धन से पढ़ना प्रारंभ किया जाएगा और क्रम से हम फिर हर्षवर्धन पर आते हैं। ठीक है। तो चलिए सभी लोग रेडी हो जाइए और हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो अब बच्चों आप लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रभाकर वर्धन को। अभी तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आप लोगों का? बेटा डीप में पढ़ाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है। बफरिंग की कोई प्रॉब्लम आ रही है? आप लोगों से कम इतनी उम्मीद रहती है कि अपनी संख्या को बढ़ा लीजिए, लेकिन आप लोग वो भी नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा नहीं लगता। बफरिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है क्या आज? बच्चों बफरिंग की प्रॉब्लम आ रही है क्या? अभी वीडियो क्लियर दिखाई दे रही है? आप लोग एक बार ओके कर दीजिए। बच्चों एक बार आप लोग ओके करिए, मेरी आवाज़ अगर आप लोगों तक पहुंच रही है तो। अभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है वीडियो में? ओके बेटा, बफरिंग हो रही है। चलिए अभी देखते हैं। ठीक है, अभी मैनेज करो बच्चों, देखते हैं अभी हम कुछ करते हैं। ठीक है। चलिए, और आप लोगों से ये कहना था कि आप लोग रेडी हो जाइएगा टेस्ट प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि सैटरडे और संडे उसकी क्लास रहेगी और वो क्लास में भी 12 से 2 रहेगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल क्लास होगी, क्योंकि उसमें हम बहुत ही हार्ड वर्क मुझे करना पड़ रहा है उसके लिए। ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन बनाना, टाइप करना, उसको फिर से आपके सामने ला के एक्सप्लेन करना एक बहुत ही हार्ड वर्क हो जाता है बच्चों। और आपसे मैं बार बार इस चीज़ की वो कर रहा हूँ कि आप लोग अगर एक कंप्लीट प्रिपरेशन चाहते हैं तो सब्सक्रिप्शन आप लोग ज़रूर ले लीजिए। ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ अच्छा करना है तो आप लोग उसको लीजिए। बाकी प्री का तो आप लोगों का चल ही रहा है, क्योंकि प्री का कोई मतलब नहीं है जब तक आपके मेंस की तैयारी ना हो। आइए देखते हैं वर्धन वंश को। तो अब हम देखेंगे प्रभाकर वर्धन। ठीक है। प्रभाकर वर्धन, इनकी पत्नी का नाम यशोमती है बच्चों। प्रभाकर वर्धन इस वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वर्धन वंश का ये क्या है? वास्तविक संस्थापक है। वास्तविक संस्थापक है। क्यों? वह इसकी उपाधियों से पता चलता है। उपाधि को देखकर इसे वास्तविक संस्थापक माना गया। इसकी जो उपाधि है, इसकी जो पहली उपाधि है बच्चों, वो है महाराजा धीराज। और इसी उपाधि के आधार पर ये कहा जाता है
कि यह जो है एक स्वतंत्र शासक था। अब ये सामंत नहीं रह गया, इसने अपने आप को क्या किया, स्वतंत्र कर लिया। और इसकी जो दूसरी उपाधि है, अभी हम सिर्फ टाइटल की बात कर रहे हैं, इसकी जो दूसरी उपाधि है बच्चों वो है हूण हरिण केसरी। हूण हरिण, हरिण माने हरना, हूण माने हूण, केसरी माने शेर, ठीक है, शेर। यानी इसी के समय, चूंकि आपको पता है बच्चों, इसी समय हूण आक्रमण होता है और उस हूण आक्रमण से लड़ने के लिए इसका बड़ा बेटा राजवर्धन गया हुआ था, ठीक, उसने हूणों को क्या किया था, पराजित किया था। इसीलिए इसको उपाधि दी गई थी हूण हरिण केसरी, ठीक है। इसकी उपाधियों से इसके राजनीतिक विस्तार का आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि जो इसकी उपाधि है वो ज्यादातर उपाधियां राजनैतिक हैं, जो इसकी राजनैतिक उपलब्धियों को दर्शाती हैं। जैसे सिंधुराज ज्वर, इसे सिंधुराज ज्वर कहा गया। सिंधुराज ज्वर मतलब होता है कि जिसने सिंधु देश के राजा को क्या किया हो, हराया हो, और सिंधु क्षेत्र पर अपना अधिकार किया हो, उसे सिंधुराज ज्वर कहा गया। सिंधुराज ज्वर मतलब जो सिंधु राज पर क्या किया हो, शासन किया हो, इसे हम क्या कहते हैं, सिंधुराज ज्वर। इसकी उपाधियों से हमें पता चलता है कि इसका क्षेत्र कहाँ रहा होगा या किस क्षेत्र को इसने जीता होगा। जैसे अभी देखिए सिंधुराज, सॉरी ये ज्वर है, ठीक। अच्छा, इसी तरह एक उपाधि गुर्जरों के संदर्भ में आती है जिसमें कहा गया है गुर्जर प्रजागर। गुर्जर प्रजागर, गुर्जर प्रजागर मतलब होता है गुर्जरों की नींद हराम करने वाला, गुर्जरों की नींद हराम करने वाला, गुर्जर प्रजागर, गुर्जर प्रजागर, ठीक है। यानी इसको हिंदी में आप कह सकते हैं, आप जानते हैं इस समय गुजरात का जो क्षेत्र है, मालवा का जो क्षेत्र है, वहां पर गुर्जर शासक थे। अभी हम जब मैप बनाएंगे तो आपको एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा कि वर्धन वंश के समय की राजनीतिक कंडीशन कैसी थी, दक्षिण में कौन कौन से राजवंश थे और उत्तर में कहां तक हर्ष का साम्राज्य फैला हुआ था, तो वो मैप से क्लियर होगा। तो गुर्जर प्रजागर यानी गुर्जरों की नींद हराम करने वाला, गुर्जरों की नींद हराम करने वाला, गुर्जरों की नींद हराम करने वाला। इसके अतिरिक्त इसकी अन्य कुछ उपाधियां हैं, ठीक, जैसे सूर्य का परम भक्त, इसे सूर्य का परम भक्त कहा गया है। और इसकी एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण उपाधि है जिसका नाम है, इसको कहा गया है वर्णाश्रम धर्म का प्रतिष्ठापक, वर्णाश्रम धर्म की प्रतिष्ठा के लिए बल की उपाधि करने वाला। यानी जैसे अभी तक आपने सातवाहन वंश पढ़ा था बच्चों, तो सातवाहन वंश में जैसे सातकर्णी को वर्णाश्रम धर्म का पुनर्संस्थापक कहा गया, यानी वहां पर वर्णाश्रम धर्म यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये जो वर्णाश्रम व्यवस्था थी उसकी स्थापना करने का प्रयास किया गया था। किसको, किसके द्वारा, सातवाहन के द्वारा, ठीक। लेकिन यहाँ पर एक कहा गया है किसके संदर्भ में, प्रभाकर वर्धन के संदर्भ में। प्रभाकर वर्धन को कहा गया है कि यह वर्णाश्रम धर्म की प्रतिष्ठा के लिए यानी उसकी स्थापना के लिए बल का प्रयोग करने वाला शासक है। यानी कहीं न कहीं इसने समाज में बल प्रयोग किया, जबरदस्ती किया कि वर्णाश्रम धर्म की पुनः स्थापना हो, ऐसा स्टेटमेंट इसके लिए आया है, ठीक है। और इसको कहा गया है गाधाराधिप गंध। देखिए एक नाम इसका न जाने दीजिए उसको, इसका एक सरल नाम है प्रतापशील, इसे हम प्रतापशील कहते हैं, ये इसी का नाम है, पूछा भी जा सकता है। या इसको भी लिख लीजिए वर्णाश्रम धर्म की प्रतिष्ठा के लिए, वर्णाश्रम धर्म की प्रतिष्ठा के लिए बल प्रयोग करने वाला, बल प्रयोग करने वाला। तो ये इसकी उपाधियां हैं बच्चों, किसकी, प्रभाकर वर्धन की, ठीक। और इनके ये एक ऐसा राजा है जिसकी उपाधियों से इसके राजनीतिक विस्तार को आप कहीं न कहीं क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। इसे शैव धर्मावलंबी शासक था ये शैव धर्मावलंबी शासक है बच्चों। लेकिन एक चीज आपको मैं बता दूं, ये शैव धर्म को मानने वाला है, इसका बेटा हर्ष भी शैव धर्म को मानता था, लेकिन इसका बड़ा बेटा जो राज्यवर्धन है, जो राज्यवर्धन है बच्चों, राज्यवर्धन बौद्ध धर्म को मानता था। राज्यवर्धन बौद्ध
धर्म को मानता था। ये ध्यान रखना, ये कभी भी पूछा जा सकता है। ये राज्यवर्धन, जहाँ पे अंतर दिखता है प्रश्न वहीं से बनता है। तो ये राज्यवर्धन बौद्ध धर्म को मानता, जबकि प्रभाकर वर्धन जो है इसका बाप जो है वो शैव धर्मावलंबी है। और रही बात दूसरी चीज़ों की, तो ये सूर्य की उपासना भी करता था, ये सूर्य की उपासना भी करता था, जिसकी वजह से इसे सूर्य उपासक भी कहा गया है। इसको सूर्य उपासक भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको सूर्य का उपासक, सूर्य का परम भक्त, इन कई नामों से संबोधित किया गया है। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अब देखिए, कहा जाता है कि प्रभाकर वर्धन के ही दरबार में बच्चों दो महान वैद्य रहा करते थे, रसायन और सुसैन। ये प्रश्न आया हुआ है। इसी के दरबार में, प्रभाकर वर्धन के दरबार में, प्रभाकर वर्धन के दरबार में, प्रभाकर वर्धन के दरबार में दो वैद्य रहते थे, जिनका नाम है, दो वैद्य थे जिनका नाम है रसायन और सुसैन, रसायन और सुसैन, रसायन और सुसैन। ये दोनों क्या थे? वैद्य थे बच्चों, जो इसी के दरबार में रहा करते थे, ठीक है। जहाँ तक इसके राज्य की सीमा की बात है, तो कुछ गुजरात का क्षेत्र और कुछ जो है आपके सिंध तक का क्षेत्र कहीं न कहीं इसके राज्य के क्या था? अधीन था, यानी उन क्षेत्रों को इसने क्या किया था? जीता था, ठीक। अच्छा, सबसे बड़ी बात जो है, कहा जाता है कि इसी के समय हूणों का क्या है? आक्रमण होता है। हूण एक कबायली लड़ाकू जाति थी बच्चों, ठीक, जो बाद में आकर भारत के इन्हीं नर्मदा घाटी के मेकल क्षेत्रों में बस जाती है। लेकिन चूंकि विदेशी आक्रमणकारी थे ये, आपको कल की क्लास में पढ़ाया था हमने कि तक्षशिला को इसने बड़ा नुकसान पहुंचाया था हूणों ने। तो ये हूण जब आए तो हूणों का आक्रमण होता है किसके समय? प्रभाकर वर्धन के समय। उन हूण आक्रमण के लिए इसका बड़ा बेटा राज्यवर्धन जाता है हूणों से लड़ने के लिए। उस समय हर्ष क्या था? छोटा था। कहा जाता है कि राज्यवर्धन से लगभग 4 वर्ष जो है हर्ष क्या है? छोटा है। तो प्रभाकर वर्धन जब हूणों से लड़ने गया तो इसके साथ इसका भाई हर्ष भी क्या करता है? जाता है। हर्ष भी इसके माने अपने बड़े भाई राज्यवर्धन के साथ हर्ष भी युद्ध पर गया, ठीक। लेकिन कहा जाता है कि जिस समय हर्ष जाता तो हर्ष जंगलों में शिकार करने लगे। हर्ष जंगलों में क्या किए? शिकार करना शुरू कर दिए। और राज्यवर्धन जो इनके बड़े भाई हैं वो चले गए युद्ध पर लड़ने। लेकिन जिस समय हर्ष शिकार कर रहे थे उसी समय एक दूत आता है जिसका नाम है कुरंगक। हर्ष के पास आता है। किसके पास आता है? हर्ष के पास। हर्ष के पास दूत आता है राज्य से, जिस दूत का नाम है कुरंगक द्वीप, कुरंगक दूत। यही दूत आकर ये बताया कि आपके पिता की क्या हो चुकी है? मृत्यु हो चुकी है। हर्ष को जो सूचना दी गई वो किस दूत के द्वारा दी गई? कुरंगक दूत के द्वारा दी गई। और इसके बाद हर्ष जो है वापस कहाँ आता है? राज्य में आता है। तो राज्य में जब आया तो देखा कि इसके पिता की मृत्यु हो चुकी है और इसकी माँ जो है यशोमती क्या है? सती हो गई है। तो बड़ी तकलीफ होती है हर्ष को। और इसका बड़ा भाई राज्यवर्धन द्वितीय जो सन्यासी बनना चाहता था, राज्य ग्रहण नहीं करना चाहता था। और ये भी सच है कि स्वयं प्रभाकर वर्धन, कहा जाता है कि अपने छोटे बेटे हर्षवर्धन को ही सत्ता सौंपना चाहता था। हालांकि वंशानुगत शासन चल रहा था, लेकिन इतिहास में बहुत बार ऐसा हुआ है कि जहां बड़े बेटे के रहते हुए भी छोटा बेटा जो है राजा की गद्दी लिया है। तो प्रभाकर वर्धन हर्ष को ही सत्ता सौंपना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और हर्ष ने अपने बड़े भाई राज्यवर्धन को क्या किया? सत्ता सौंपा, ठीक। तो इसी समय एक घटना घटी बच्चों। कहा जाता है कि हर्ष की जो बहन राजश्री है, राजश्री का विवाह जो है ये मौखरी वंश के राजा ग्रहवर्मा से हुआ था। मौखरी वंश के राजा ग्रहवर्मा से हुआ था। और ग्रहवर्मा ये मौखरी कन्नौज में शासन करते थे, जो कन्नौज है वर्तमान में कानीकुब्ज उत्तर प्रदेश का, यहाँ पे इनकी सत्ता थी। और हुआ ये कि चूंकि गुप्तों का पतन हो चुका था, उत्तर गुप्त के जो शासक थे वो 3 भागों में बढ़ चुके थे। तो जो मध्य भारत के प्रवर्ती गुप्त थे, जिनका उनमें एक शासक था मागध गुप्त और देवगुप्त, ये थे। कुछ शासक, कुछ जो है शाखा बंगाल में थी। कहा जाता है कि बंगाल के शासक इस समय गौड़ नरेश शशांक थे और यहाँ का शासक देवगुप्त जो है, दोनों मिलकर जो है ग्रहवर्मा की हत्या कर देते हैं। और ग्रहवर्मा की हत्या करने के बाद जो है
उसकी बहन यानी हर्ष की बहन राजश्री को कन्नौज की कैद में डाल देते हैं। तो यहाँ पर जब ये बात राज्यवर्धन को पता चलती है तो राज्यवर्धन बेहद क्रोधित होता है और कहता है कि शशांक और गुप्त शासक की हत्या करने का क्या करता है, वचन लेता है। कहा जाता है कि राज्यवर्धन गुप्त शासक की तो हत्या कर देता है, अपने बदला ले लेता है बहन की, ठीक, लेकिन कहा जाता है कि गौड़ नरेश शशांक की वह हत्या नहीं कर पाया और गौड़ नरेश शशांक ने अपनी कूटनीति से राज्यवर्धन की हत्या कर देता है। हालांकि आमने सामने युद्ध हुआ इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है। कुछ उल्लेख ऐसे मिलते हैं कि कहा गया कि राज्यवर्धन को वह अपने राज्य में आमंत्रित करता है भोजन पर और वहीं पर धोखे से हत्या कर देता है राज्यवर्धन की। और यह बात जब उसके छोटे भाई हर्ष को पता चली तो कहा जाता है कि हर्ष का जो सेनापति था जिसका नाम है सिंहनाथ, ये सेनापति था बच्चों, सेनापति का नाम था इनके सिंहनाथ। कहा जाता है कि सिंहनाथ के प्रोत्साहन करने के बाद सिंहनाथ ने कहा कि इस समय धरा पूरी खाली है और धरा आपको राजा के रूप में देखना चाहती है, ये हर्ष से कहता है और हर्ष को प्रोत्साहित करता है बदला लेने के लिए अपने भाई की, अपने बहन और भाई के साथ जो अपमान हुआ है उस अपमान का बदला लेने के लिए सिंहनाथ जो है प्रोत्साहित करता है किसको, हर्ष को, क्योंकि हर्ष जो है किसी भी कीमत पर जो है सत्ता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था बच्चों। लेकिन सेनापति सिंहनाथ के प्रोत्साहन के बाद, इसके कहने के बाद जो है वह अपने भाई के जो है बदला, अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए क्या करता है, सत्ता को ग्रहण करता है, ठीक। और यहाँ पर हर्ष जो है कहा जाता है कि 606 ईस्वी में हर्ष जो है गद्दी पर बैठा और यही 606 ईस्वी वर्धन संवद के नाम से जानी जाती है, हर्ष संवद के नाम से जानी जाती है, ठीक। इसी डेट को हर्ष संवद कहते हैं। जैसे गुप्तों में चंद्रगुप्त प्रथम जब शासक बना 319 ईस्वी में तो उसे गुप्त संवत कहा गया, उसी तरह हर्ष जब यहाँ पर गद्दी पर बैठा 606 ईस्वी में तो इसे हर्ष संवत कहा गया बच्चों, ठीक। तो यहाँ से हर्ष का इतिहास शुरू होता है और यहाँ से हम मैप के थ्रू जानेंगे कि हर्ष के समय जो है क्या राजनीतिक कंडीशन थी और क्या राजनीतिक विस्तार था वर्धन वंश का। तो ठीक है, तो यहाँ से बच्चों आपके हर्ष वंश की शुरुआत होती है, ठीक है। चलिए, हाँ, एनसीईआरटी बच्चों ले लीजिए आप लोग, जो है रामशरण शर्मा की एनसीईआरटी ले लीजिए। अब देखिए, तो इसके बाद आपके हर्ष की शुरुआत होती है, ठीक है। लेकिन टाइम बच्चों ओवर हो चुका है तो आज तो हर्ष को करना मुश्किल है, तो हर्ष को कल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम आराम से पढ़िए। और आप लोग एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि आप लोग रेडी रहिएगा और कल जो है आपकी 2 बजे प्लस पर स्पेशल क्लास है तो वहाँ पर आप ज़रूर अटेंड करिएगा। वहाँ पर हम ड्रेन वेल्थ थ्योरी पढ़ाएंगे कल आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है मेंस की, तो उसको आप लोग जुड़ सकते हैं, वहाँ पर क्लास ले सकते हैं, वो स्पेशल क्लास फ्री है बच्चों। और दूसरी चीज़ ये कि आपसे हम जरूर ये उम्मीद करेंगे कि आप कम से कम आप जो है हमारे कोर्स से ज़रूर जुड़िए, यहाँ पर सब्सक्रिप्शन आप ज़रूर लीजिए जो है। और सब्सक्रिप्शन लेने के बारे में हमने आपको कई बार जो है बताया भी है, एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं कि कैसे सब्सक्रिप्शन आपको लेना है, सब्सक्रिप्शन कैसे आपको लेना बच्चों। तो सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको पता है कि सब्सक्रिप्शन जो है वो 1 ईयर, 2 ईयर, 6 मंथ, 3 मंथ, 1 मंथ का ये सब्सक्रिप्शन है। और 1 ईयर के कोर्स का सब्सक्रिप्शन बच्चों अगर आप लेते हैं तो उसका जो फ़ी है 44,000 है, 2 ईयर का 64,000। अगर आप जो है हमारे रेफरल कोड का यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो कोर्स की जो शुरुआत है वो कल से हुई है, ठीक है, 15 जून से स्टार्ट है बच्चों, 4 बजे उसकी टाइमिंग है। और ये मॉडर्न हिस्ट्री का एक कंप्लीट कोर्स है मेंस के उद्देश्य से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आप लोगों से उम्मीद है, रिक्वेस्ट है, आप लोग जुड़िए कम से कम जो है, और हमको भी एक अवसर दीजिए अपने फ्यूचर के निर्माण के लिए। और उम्मीद करिए इतना लंबा समय हम और आप एक दूसरे से जुड़े रहे हैं तो एक बेहतर तरीके से काम किया जाएगा, ठीक है। तो सभी लोगों को हमारी आवाज़ पहुंच रही होगी बच्चों। और ये आपका बेल आइकन और सब्सक्रिप्शन है जिसको आपको कहीं न कहीं दबाना है बच्चों। आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को, घंटी के साथ, और लाइक एंड शेयर करना है, तो ये करना आप मत भूलिएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर जो है PDF की सुविधा भी उपलब्ध है, ठीक।
आपको अनअकैडमी यूपीएससी का जो ऐप है उसको डाउनलोड करना है, ठीक है। टेलीग्राम ऐप है बच्चों वो। मेरी आवाज़ सभी लोगों तक पहुंच रही है? आनंद गौरव जी, आनंद गौरव, शीला कुमारी। तो क्लास की टाइमिंग बच्चों हमने बता दिया है। सैटरडे और संडे आपका हम एक प्रैक्टिस सेशन ला रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा और बहुत ही चुने हुए प्रश्न होंगे वहाँ पर, ठीक है। और आप लोग भी प्रिपरेशन के साथ बैठिएगा, जैसा मने लगना चाहिए कि हम और आप एक सामने हैं एक दूसरे के। और जितनी मेहनत मैं करता हूँ आपको पढ़ाने के लिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कम से कम उससे ज़्यादा करना चाहिए, ठीक है। तो मैं ये ज़रूर उम्मीद करूँगा कि आप हमसे ज़्यादा वर्क करें, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं बेटा। धर्मेंद्र तिवारी जी, आप 11th क्लास में हो, कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ते रहो। शीला कुमारी जी, चलिए तो कल हम मिलते हैं, ठीक है। कल मिलेंगे बच्चों 2 बजे स्पेशल क्लास में, और फिर आपको शाम को मिलेंगे 7 बजे, ठीक है। और आप लोग सब्सक्रिप्शन ले लीजिए फटाफट जो है, कम से कम वहाँ भी संख्या बढ़ती जाए। बहुत सारे बच्चों ने ले लिया है, और जितनी ज़्यादा संख्या में आप वहाँ पहुँचोगे हमारा भी मनोबल बढ़ेगा बच्चों, ठीक है। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू, गुड नाइट।